नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जहां अवैध कोयला कारोबार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड बंगाल के 42 ठिकानों पर छापेमारी, 2 करोड़ नगद बरामद। अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने शुक्रवार तड़के झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई इस ऑपरेशन में कुल 42 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सिर्फ झारखंड में ही एजेंसी ने 2 करोड़ रुपए नगद के साथ कई कंपनियों के दस्तावेज, मोबाइल डेटा और लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए हैं। रांची जोन की टीम ने दुमका, धनबाद और रांची में कोयला कारोबारी लाल बहादुर सिंह, उनके सहयोगियों तथा अन्य व्यापारिक समूहों के 18 ठिकानों पर कार्रवाई की। दुमका में जमीन कारोबार से जुड़े कागजात मिले, जबकि धनबाद में अनिल गोयल के घर से कई वित्तीय लेनदेन से जुड़े डेटा मिले। सबसे अधिक प्रतिरोध लाल बहादुर सिंह के घर पर दिखा, जहां टीम को प्रवेश करने में लगभग 2 घंटे लगे। इस दौरान डिजिटल सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की गई। ईडी की यह कार्रवाई 2019 में दर्ज उस मामले से जुड़ी है जिसमें आरोप था कि सिंह और उनकी कंपनी ने बीसीसीएल के काम में कोयले की हेराफेरी कर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया है कि कोयले के अवैध कारोबार के लिए कई कंपनियां परिवार और करीबी लोगों के नाम पर चलाई जा रही थी। एजेंसी ने संजय खेमका और अनिल गोयल समूह पर भी शिकंजा कसते हुए उनकी कंपनियों के दस्तावेज कब्जा कर लिए। छापेमारी जारी है और सभी बरामद डिजिटल व वित्तीय रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच की जा रही है। अगली खबर देखिए, जहां कांग्रेस का मिशन मीडिया, 8 जोन से चुनी जाएगी नई प्रतिभा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मीडिया टैलेंट हंट को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए नई समिति का गठन किया है। इस बार चयन प्रक्रिया को मजबूत करते हुए पूरे राज्य को 8 जोन में बांटा गया है, ताकि हर जिले से योग्य युवाओं को मौका मिल सके। मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश चाहते हैं कि मीडिया टीम में ऐसे युवा शामिल हो जिनकी संवाद क्षमता, अभिव्यक्ति, राजनीतिक समझ और मीडिया मैनेजमेंट की पकड़ मजबूत हो। राष्ट्र स्तर पर एआईसीसी ने देश को 6 जोन में विभाजित किया है, जिसमें झारखंड पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है। पूर्वी जोन के लिए राष्ट्र प्रवक्ता अतुल पाटिल मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जबकि राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी डॉक्टर हमीद हुसैन संभालेंगे। कांग्रेस का लक्ष्य है कि राज्य के हर जिले से नए चेहरे और नई ऊर्जा को जोड़ा जाए। मीडिया हंट के जरिए संगठन ऐसे युवाओं को आगे लाना चाहती है जो ग्राउंड की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने रख सके और पार्टी की विचारधारा को बेहतर ढंग से जनता तक पहुंचा सके। यह पहल कांग्रेस की न सिर्फ एक संगठनात्मक मजबूती होगी, बल्कि झारखंड के युवाओं के लिए एक नया अवसर भी। रांची में सेवा का अधिकार सप्ताह की जोरदार शुरुआत, शिविरों में उमड़ी भी। रांची जिले में सेवा का अधिकार सप्ताह 21 से 28 नवंबर 2025 की शुरुआत बड़े पैमाने पर हुई है। पहले ही दिन जिले के 20 अलग अलग स्थानों पर लगे जनसेवा शिविरों में ग्रामीणों और शहरी नागरिकों की भारी भीड़ देखी गई। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित इन शिविरों में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया है। शिविरों में पेंशन स्वीकृति, जाति आय निवास प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा, दाखिल खारिज आवास संबंधी कार्य, सोना सोबरन, धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत वस्त्र वितरण, साथ ही ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर जैसी परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कई लाभुक अपने लंबे समय से लंबित कार्यों के समाधान के लिए पहुंचे, जिन्हें मौके पर ही निपटाया गया। अनगढ़, कांके, बुंडू, नामकुम, ओरामांझी, रातू, सिल्ली सहित कुल 20 प्रखंडों में शिविर आयोजित हुई। वीडियो, सीओ और जिला स्तरीय अधिकारी पूरे दिन उपस्थित रहे और लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कांके के कोनकी पंचायत शिविर के निरीक्षण कर व्यवस्था पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। यह अभियान 28 नवंबर तक जारी रहेगा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक लाभ से वंचित न रहे। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कहां तक पहुंची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर लंबित नियुक्तियों को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया किस स्तर पर है, इसे 28 नवंबर तक स्पष्ट किया जाए। अदालत राजकुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य की लगभग दर्जन भर संस्थाओं में पद रिक्त रहने को लेकर प्रश्न उठाया गया। दूसरी ओर भवन निर्माण नक्शा पास होने में देरी और अवैध वसूली से जुड़ी जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि अब केवल 461 भवनों के नक्शे लंबित हैं, वो भी तकनीकी त्रुटियों के कारण। 3 जुलाई 2023 से अब तक 2529 आवेदन मिले, जिनमें से 2068 नक्शे बीपीएएमएस सिस्टम से स्वीकृत कर दिए गए हैं। कोर्ट को बताया गया कि अब कोई भी आवेदन 30 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहता। संतोषजनक प्रगति देखते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में नगर निगम और आरआरडीए में देरी व भ्रष्टाचार पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद सुनवाई लगातार जारी थी। अगली खबर देखिए, जहां गोड्डा पुलिस ने केप्टा कैथरपुरा लूटकांड का खुलासा किया, 3 अपराधी गिरफ्तार।
गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र में 15 सितंबर की रात हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पीड़ित मोहम्मद इजहार आलम रात 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच अपने होटल से लौट रहे थे। तभी 4 से 5 अपराधियों ने उन्हें हथियार के बल पर रोककर लगभग 10 से 12 हजार रुपए लूट लिए थे। मामले में बसंतराय थाना कांड संख्या 68/2025 दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने तकनीकी स्वास्थ्यों की मदद से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में तीनों ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की और बताया कि उनके साथ 2 से 3 अन्य साथी भी थे। गिरफ्तार अपराधियों में नीतीश कुमार 23, सुमन कुमार साव 24 साल और संजीव कुमार रविदास 20 साल शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 3000 रुपए नगद, 2 एंड्रॉइड फोन और घटनास्थल से मिली एक हाईवाई चप्पल जब्त किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार पहले भी आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी रह चुका है। फिलहाल टीम अन्य फरार अपराधियों और घटना में इस्तेमाल हथियार की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगली खबर देखिए, जहां गुमला के जंगल में 18 हाथियों का झुंड, प्रशासन अलर्ट, धारा 144 लागू। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में मंगलवार को हाथियों का बड़ा झुंड दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। करीब 18 हाथियों का यह समूह अचानक जंगली इलाकों में पहुंच गया, जिसमें 2 छोटे शावक भी शामिल हैं। हाथियों की लगातार आवाजाही से लोगों में डर का माहौल है और खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बढ़ गई है। वन विभाग ने तुरंत टीम भेजकर इलाके की निगरानी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे समूह में बाहर ना निकले, हाथियों के करीब ना जाएं और किसी भी हलचल की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। स्थिति को गंभीर देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस जवानों को भी अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है, ताकि भीड़ जुटने या किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय लोग हाथियों के इधर उधर घूमने से काफी चिंतित हैं। प्रशासन का कहना है कि वन विभाग लगातार झुंड की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और कोशिश की जा रही है कि हाथियों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर वापस ले जाया जाए। अगली खबर देखिए, जहां साहेबगंज में बहुभोज के दौरान युवक की हत्या, इलाके में दहशत। साहेबगंज जिले के जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा पचगढ़ मोहल्ला में गुरुवार देर रात बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार राहुल नामक युवक के यहां आयोजित रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गुलशन कुमार रिकिशान उर्फ मुंशी भोजन के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में जब उन्हें पता चला कि बाइक की चाबी गिर गई है, तो वे दोबारा पंडाल की ओर लौटने लगे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही गुलशन जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक गुलशन की शादी 1.5 साल पहले सिंगाड़ी की प्रमिला देवी से हुई थी। 4 भाइयों और एक बहन में वो सबसे छोटा था। घटना के बाद परिजनों में मातम फैल गया है। सूचना मिलते ही जीरवाबाड़ी पुलिस और सदर डीएसपी किशोर तुर्की मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। डीएसपी ने बताया कि घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई है और अपराधी वारदात के बाद फरार हो गए। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अगली खबर देखिए, जो घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को घाटशिला से नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने विधिवत रूप से शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सोमेश सोरेन दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं और हाल ही में हुए उपचुनाव में भारी बहुमत से विजयी हुए थे। उनकी जीत के साथ घाटशिला सीट एक बार फिर सोरेन परिवार के पास लौट आई है। शपथ लेने के बाद सोमेश सोरेन ने कहा कि वह अपने पिता के अधूरे विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि वे जनादेश का मान रखेंगे। ज्ञात हो कि अगस्त महीने में पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव कराया गया। उनके पास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग था, जिसका प्रभाव वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास है। पार्टी के भीतर पहले से भी मांग उठती रही है कि रामदास सोरेन की तरह उनके पुत्र सोमेश को भी मंत्री पद दिया जाए। उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद एक बार फिर उनके मंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई है। झारखंड की इस बड़ी खबर की खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।